राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र या विषय वस्तु। जैसा कि हमने देखा कि राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाली एक वैचारिक व्यवस्था है। चूँकि राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक विचारों से जुड़ी अवधारणा है और राजनीतिक विचार राजनीतिक व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों के विचार हों, और जब ये विचार स्पष्ट और व्यवस्थित रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें राजनीतिक विचारधारा कहा जाने लगता है। इसीलिए मोस्का इनको राजनीतिक सूत्र की संज्ञा देते हैं। साधारणतः राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत राज्य और शासन एवं राज्य और शासन इन दोनों संस्थाओं के साथ व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित विचारधाराओं में राज्य के वैदेशिक संबंधों को निर्धारित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में हम निम्नलिखित तत्वों के अध्ययन को सम्मिलित कर सकते हैं या किया जाता है। मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन, राज्य का अध्ययन व विश्लेषण। राज्य के अध्ययन में हम राज्य की उत्पत्ति, राज्य का स्वरूप, राज्य के कार्य क्षेत्र आदि का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध, राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन जैसे संप्रभुता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता आदि का अध्ययन। संविधान एवं शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन, राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं आदि का अध्ययन। वैदेशिक संबंधों का अध्ययन, राजनीतिक परिवर्तन का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीयता एवं शांति से संबंधित अध्ययन, राजनीतिक प्रकृति व नैतिकता से संबंधित अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे शक्ति, सत्ता, वैधता, व्यष्टि एवं समष्टि का संबंध, राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचनाएं, उनके कार्य, व्यवस्था सिद्धांत, निर्णय प्रक्रिया, नीति निर्माण, अभिजन एवं नेतृत्व, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण, समाजीकरण आदि सभी व्यवस्थाओं का अध्ययन राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही हम राजनीतिक विचारधाराओं के क्षेत्र के साथ साथ ही विभिन्न विचारकों की दृष्टि में भी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित विचारों को देखने का प्रयास करेंगे या उनका अध्ययन करेंगे। मार्क्स के अनुसार मार्क्स ने अपनी दो प्रसिद्ध कृतियों जर्मन विचारधारा एवं राजनीतिक अर्थशास्त्र की मीमांसा में योगदान के अंतर्गत ये माना कि विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है, क्योंकि उनके अनुसार सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्य ऐसे संबंधों में बन जाते हैं जो उनकी अपनी इच्छा पर आश्रित नहीं होती, और ये संबंध समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण करते हैं। तो मार्क्स का मानना है कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया में मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं आगे बढ़ जाती हैं और उसकी सामाजिक चेतना पिछड़ जाती है, और ये पिछड़ी हुई चेतना ही मिथ्या चेतना है, और ये उनकी विचारधारा को व्यक्त करती हैं। और इसके अंतर्गत प्रभुत्वशाली वर्ग की सत्ता कायम की जाती है और प्रभुत्वशाली वर्ग अपनी सत्ता को कायम रखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार मार्क्स का मानना है कि विचारधारा प्रभुत्वशाली वर्ग के निहित स्वार्थों की रक्षा का साधन है। इसी प्रकार प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई दार्शनिक कार्ल पॉपर का मानना है, उन्होंने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, मुक्त समाज और उसके दुश्मन के अंतर्गत यह तर्क दिया कि विचारधारा केवल सर्वाधिकारवादी समाजों में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ सब मनुष्यों को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश की जाती है। मुक्त समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है। पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्रीय समाज मुक्त या खुले समाज हैं, क्योंकि इनके सदस्य प्रचलित संस्थाओं, शक्ति की संरचनाओं की आलोचना करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, अतः उन्हें किसी विचारधारा की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार अब हम विचारधाराओं से संबंधित दो मुख्य और महत्वपूर्ण पहलुओं को भी जानने का प्रयास करेंगे या उनको देखेंगे। सबसे पहला विचारधारा के अंत से संबंधित विवाद। विचारधारा के अंत से संबंधित बात अमेरिकी समाज वैज्ञानिक डैनियल बेल ने अपनी चर्चित पुस्तक द एंड ऑफ आइडियोलॉजी
विचारधारा का अंत 1960 के अंतर्गत किया और उन्होंने माना कि औद्योगिक विकास या क्रांति के बाद जो सारा उत्तर औद्योगिक समाज है वो एक जैसे विकास की ओर अग्रसर होता है, चाहे वो किसी भी विचारधारा का अनुसरण करते हैं, और यहाँ पर एक जैसी संस्थाएं और प्रवृत्तियाँ विकसित हो जाती हैं, चाहे वो पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक हों या समाजवादी विचारधारा की। इनकी विशेषता यह होती है कि वहाँ उद्योगों की तुलना में सेवाओं के क्षेत्र में कामगारों का अनुपात बढ़ जाता है और संपूर्ण प्रशासन में तकनीकी विशिष्ट वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार डेनियल बेल ने विचारधाराओं के अंत की बात की कि पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा में अब कोई अंतर नहीं रह गया है और पूंजीवाद ने समाजवाद की बातों को अपना लिया है, तो समाजवाद ने पूंजीवाद की कुछ बातों को अपना लिया है और इनमें अंतर अब समाप्त प्राय है। तो इस प्रकार विचारधारा के अंत से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ। उसके बाद 1980 के दशक के अंत में जब पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्थाएं एक एक करके छिन्न भिन्न होने लगी तो इतिहास के अंत से संबंधित बात उत्पन्न हुई और इसके अंतर्गत प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक फ्रांसीसी फुकुयामा ने इसके अंतर्गत बताया, इसको इस संकल्पना का विवेचन किया और उन्होंने विचारधारा के अंत की परिकल्पना को एक नया नाम दिया, इतिहास के अंत की परिकल्पना। फुकुयामा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इतिहास का अंत और आखिरी आदमी 1992 के अंतर्गत इस विचार को विवेचित किया। फुकुयामा का मानना है कि इतिहास के अंत की इस परिकल्पना को पश्चिमी समाज जगत के अंतर्गत बहुत ही सराहा गया और इसका विस्तृत प्रचार किया गया क्योंकि यह पश्चिमी जगत की मान्यताओं और हितों के अनुरूप थी, परंतु फिर भी कुछ भी हो इतिहास के अंत की परिकल्पना लगातार विवाद का विषय रही है। यह सही है कि समाजवाद एक शासन प्रणाली के रूप में विश्व में एक बड़े हिस्से में विफल हो गया है, परंतु एक सिद्धांत के रूप में विश्व के बहुत सारे देशों में, विशेषतः अनेक विकासशील देशों में आज भी बहुत लोकप्रिय है और विश्व राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाने में समर्थ है। अतः पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी व्यवस्थाओं के पतन को इतिहास के अंत की संज्ञा देना युक्तिसंगत नहीं है। फिर भी यह सच है कि 1989 के बाद 1989 के बाद विश्व के अनेक देशों में उदार लोकतंत्र का विस्तार तो हुआ है, परंतु यह व्यवस्था संपूर्ण विश्व में लागू नहीं हो पाई है। आज भी पश्चिमी लोकतंत्र के अलावा विश्व के बहुत बड़े हिस्से में विविध विचारधाराओं पर आधारित शासन प्रणालियाँ प्रचलित हैं। इनमें नवोदित लोकतंत्र, पूर्व एशियाई शासन प्रणालियाँ, इस्लामी शासन प्रणालियाँ, सैनिक अधिनायक तंत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्हें केवल अपवाद मानकर इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। विचारधारा के अंत से जुड़े विवाद को कभी कभी समकालीन विश्व में भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के विस्तार के संदर्भ में परखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि भूमंडलीकरण ने सभी पूरे विश्व में एक जैसी व्यवस्था, एक समानता को पूरी तरह से सब चीज़ों को एक जैसा बना दिया है। तो अतः मानव समाज में कोई भी विचारधारा सदा सर्वदा के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती। भूमंडलीकरण का दौर है तो उसमें भी कुछ कमियां हैं, तो उसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन आएंगे, या विचारधारा के अंत की बात की जा रही है या इतिहास के अंत की बात की जा रही है, ये भी अपने आप में किन्हीं नए विचारों को जन्म देंगे। अतः ये कहा जा सकता है कि मानव समाज में कोई भी विचारधारा सदा सर्वदा के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती। कुछ भी हो, यह भी सच है कि मानव समाज वैचारिक शून्य में आगे नहीं बढ़ सकता। हो सकता है विचारधारा के अंत, इतिहास के अंत, भूमंडलीकरण की एक रास्ता, एक समानता किसी नई विचारधारा की तलाश का संकेत दे और नए रूप में नए विचारों का प्रस्फुटन करे। धन्यवाद।